नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अचीवर्स एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहली क्लास अटेंड करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखते हैं इसके बारे में, रियल नंबर में क्या होगा और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम के बारे में हम पहले ही क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में। यहाँ पर हम उन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में पढ़ेंगे। उनके और भी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो क्लास 10th में नंबर या रियल नंबर्स हमें दिया गया है, तो हम जानते हैं कि पहले ही हम छोटी कक्षाओं से ही, छोटी क्लासेस से ही नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन करने आए हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? जैसे हम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारे बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं नंबर्स के साथ, ये सारे हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अब किस तरीके के नंबर्स पर हमने ये ऑपरेशन किया? नंबर्स बेसिकली होते थे हमारे इंटीजर्स होते थे या होल नंबर होते थे या रेशनल, इरेशनल नंबर्स। इन नंबर्स पे ऑलरेडी हम ये सारे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे क्लास 10th के रियल नंबर के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि रियल नंबर में और कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कौन से उसके फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और उन्हीं फीचर्स को थोड़े से अलग वे पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्लास 10th में। होगा क्या यहाँ पर, जब हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं पहले चैप्टर पे, तो बेसिकली चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कोर्सेज को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके अलावा हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारा जो बेसिक आईआईटी जे का फाउंडेशन है वो भी कवर अप साथ पे होते जाएगा। साथ ही आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी हम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ आपके आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस साथ में प्रिपेयर होते जाए। क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई के लिए जाना चाहते हैं तो बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप अभी से उसको तैयारी पे नहीं जाएंगे तो फिर आगे चल के क्लास 11th में, क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा उस वे पे भी अपने क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ें आपको क्लास के ड्यूरेशन में या क्लास में जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उसका डाउट रिमूवल एक वीडियो बना के आपके लिए हमारे अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम पोस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो रियल नंबर का टॉपिक है, चैप्टर है, इस रियल नंबर के चैप्टर पे हम जो नंबर पढ़े हैं पुरानी क्लासेस पे, उन नंबर्स को थोड़ा और एलोबरेटेड वे में और उनके नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखने जा रहे हैं। तो आखिर है क्या इसमें? पुरानी क्लासेस पे जैसे हम जो छोटी क्लासेस होती हैं क्लास 7, 8, 9th में ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है। अब उन नंबर सिस्टम्स में हमने बेसिकली पढ़ा है इंटीजर्स पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है, रैशनल नंबर्स पढ़ा है, प्राइम नंबर पढ़े हैं, को प्राइम्स पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर्स पढ़े हैं। ये सारे टाइप्स के नंबर्स हमने पढ़े हैं। तो मैथमेटिक्स का जो बेस होता है वो नंबर होता है। बिना नंबर्स के हम मैथमेटिक्स पे काम करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और यहाँ देखेंगे। पहले चैप्टर में रियल नंबर में हम जो देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एलोबरेटेड वे पे हम देख पाएंगे। यहाँ पर जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स पे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम पहले ही करते आ रहे हैं। क्या वो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस करते आ रहे हैं? जैसे हमने पहले से ही मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, डिवीज़न किया, सब्सट्रैक्शन किया। ये सारे जो ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस है, हमने इंटीजर्स पे किया, नेचुरल नंबर्स पे किया, रैशनल नंबर्स पे किया, इरेशनल नंबर्स पे किया। तो ये सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स है जिन पर हम बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देख चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो इंटीजर्स हैं उन्हीं पे ही हमने एक अलग से रूल निकाला, एक अलग से नियम निकाला, एक अलग से ऑपरेशन करके दिया, जिसको कि हम कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अभी जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है बेसिकली लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पे ही बेस है। ये किस पे बेस है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पर ही बेस है ये। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे
और उसी के ही बेस पे हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसका मेन यूज़ यहाँ पर HCF निकालने के लिए किया जाएगा। अब आप बोलेंगे HCF तो हम नॉर्मल पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसमें कौन सी नई बात है। तो HCF यहाँ पर निकालने के लिए जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है वो बड़े नंबर्स पे जब हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो होता है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर आधारित होता है। तो पहले हम लेमा देखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, और ये जो लेमा होता है वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कोई स्पेशल उसका फीचर नहीं है, जो लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस है उसी लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस के आधार पर ही यूक्लिड ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा दिया। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर जाने से पहले हम बेसिक देखते हैं कि लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस होता क्या है और उसमें कौन सा रिज़ल्ट, कौन सी चीज़ हमको मिलती है एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स पे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ये मान के चलूँ कि मुझे 36 को सपोज़ डिवाइड करना है 3 से, क्या करना है मुझे 36 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या मुझे रिज़ल्ट मिल पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट मिल पाएगा, मुझे रिज़ल्ट मिलेगा इसका 12 रिज़ल्ट मिलेगा। 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो इसका जो आंसर है, जो डिवीज़न होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 12। तो इस डिवीज़न को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा या किस तरीके से दूसरे वे में मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं ये कह पाऊँगा कि अगर मैं इफ़ 36 को मैं 3 से डिवाइड करूँ, क्या मैं कह पाऊँगा कि मैं 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे एक ऐसा इंटीजर मिलता है 12, मुझे एक ऐसा इंटीजर मिलता है 12 कि मैं ये कह सकता हूँ कि 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 12। क्या कह सकता हूँ मैं, 36 इज इक्वल टू 3 इंटू 12। मतलब कि अगर मैं 3 में 12 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये 36 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम ये कह पाएंगे कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, इस पॉजिटिव इंटीजर से मैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b को डिवाइड करूँ, किसी एक पॉजिटिव इंटीजर a को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से अगर मैं डिवाइड करूँ तो उस कंडीशन में मुझे एक नंबर c, एक इंटीजर c ऐसा मिलेगा, एक इंटीजर c मुझे ऐसा मिलेगा कि मैं लिख पाऊँगा a इज इक्वल टू b इंटू सी। क्या लिख पाऊँगा, मैं लिख पाऊँगा a इज इक्वल टू b इंटू सी। तो यहाँ पर जो आपको c नज़र आ रहा है, ये c क्या है, इस c को हम बोलते हैं जो डिवीज़न से रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, यानी कि कोशेंट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, सपोज़ 36 के जगह मैं लेना चाहता हूँ 37 के जगह मैंने क्या लिया, 36 के जगह मैंने लिया 37। अब इस 37 को मैं अगर 3 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको, 36 को डिवाइड करें, 37 को 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा मुझे, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे 12 मिला, क्वोशेंट यहाँ पर क्या मिला, 12 मिला मुझे, लेकिन साथ में जो इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर भी मिल रहा है, यानी कि जो 37 है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, 37 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, इस कंडीशन में हम ये नहीं कह पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। इस कंडीशन में हम ये नहीं कह पाएंगे, ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होती, ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होती। ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह पा रहे हैं
कि ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होगी। अगर हम डिविजिबिलिटी को देखना चाहते हैं कि डिविजिबिलिटी कैसी होती है, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। और एग्ज़ाम्पल में हम ये देखते हैं कि सपोज़ हमें डिवाइड करना है 36 को 3 से डिवाइड करना चाहते हैं। हम 36 को 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 12, रिज़ल्ट मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि जो मेरा डिविडेंड है, जो मेरा डिविडेंड है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 जो है वो 3 को हम कहते हैं, 3 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 को कहते हैं डिवाइज़र। जो 36 हमें नज़र आ रहा है, इस 36 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस 36 को हम कहते हैं डिविडेंड। और 12 जो इसका रिज़ल्ट मिला, इस 12 को हम क्या कहेंगे, इस 12 को हम बोलते हैं कोशेंट। ये हमको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है। तो इस प्रोसेस से, इस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं? इस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से हम यह रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि अगर मैं ये मालूम कि एक नंबर ए है, एक नंबर ए है, ये नंबर मान लेते हैं डिवाइज़र है, एक नंबर ए है, ये नंबर डिवाइज़र है। इस डिवाइज़र से अगर मैं किसी नंबर बी, जो कि मैं कहूँगा डिविडेंड, इस डिविडेंड को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, तो एक इंटीज़र सी, जिसे को मैं बोलूँगा कोशेंट, मिलेगा। एक इंटीज़र सी जिसे मैं क्या बोलूँगा, कोशेंट कहूँगा। तो इस 3 के बीच रिलेशन में किस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाऊँगा? तीनों के बीच अगर मुझे एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो वो रिलेशन मैं इस तरीके से निकाल पाऊँगा। क्या निकाल पाऊँगा? b इज़ इक्वल टू वॉट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, b इज़ इक्वल टू a इंटू सी। यानी कि मैं क्या कह पाऊँगा यहाँ से, मैं ये कह पाऊँगा कि जो डिविडेंड होगा, क्या कह पाऊँगा, जो डिविडेंड होगा वो डिवाइज़र और कोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। क्या होगा? डिवाइज़र जो डिविडेंड जो होगा वो डिवाइज़र और कोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इस रिलेशन को हम लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से निकाला है। किससे निकाला है इसे हमने? इस रिलेशन को हमने लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस से निकाला है, जो कि हम ऑलरेडी करते आए हैं। सेम इसी रिज़ल्ट को अगर हम इस एग्ज़ाम्पल पे देखना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम्पल में मेरा डिविडेंड क्या है? 36 है, डिविडेंड 36 है। डिवाइज़र क्या है यहाँ पर? डिवाइज़र मेरे पास 3 है और कोशेंट क्या मिला मुझे? 12 मिला। तो मैं ये कह पाऊँगा कि जो 36 है वह 12 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। 36 किसके इक्वल है? 3 और 12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो डिविडेंड और डिवाइज़र है, डिविडेंड और डिवाइज़र है, इसके बीच में मुझे सी एक ऐसा यूनिक इंटीज़र मिलता है। सी मुझे एक ऐसा यूनिक इंटीज़र मिलता है जिसे मैं अगर डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करूं तो डिविडेंड मिल जाता है। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि अगर दो पॉजिटिव इंटीज़र्स ए और बी हैं, तो अगर मैं डिवाइज़र यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के बीच में एक पॉजिटिव यूनिक इंटीज़र सी ऐसा होगा जो कि डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने पर मुझे डिविडेंड देगा। समझ आ रहा है? तो ये लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस था जो हमने पहले पढ़ा। अब ये अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये अभी इसलिए हम इसे एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इसी प्रोसेस के बेस पे ही हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा काम करेगा और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बेस पे ही हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझने के लिए ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमने एक बार देखा कि आखिर इसमें हमने किया क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रोसेस देखा लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है, अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें, अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूं और यहाँ पर जो मैंने अभी 36 लिया था, इस 36 के जगह अगर मैं 37 लेना चाहूँ और इस 37 को मैं 3 से डिवाइड करना चाहूँ,
37 को 3 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मुझे मिलेगा। तो इस पर देखते हैं इस पर क्या रिजल्ट आता है। तो क्वोशिएंट तो मुझे इस कंडीशन में भी 12 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? एक रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस रिमाइंडर 1 आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि 37 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या हम कह पाएंगे कि ये जो 37 है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है। रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमने अभी अभी जो रिज़ल्ट निकाला था, क्या रिज़ल्ट निकाला था? इस कंडीशन में हमने अभी भी जो रिज़ल्ट निकाला था कि डिविडेंड निकाला था हमने। क्या रिज़ल्ट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट होता है। तो ये जो रूल है, ये जो रिलेशन है, वो इस टाइप के डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है, रिमाइंडर एक नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है, तो इस रूल को, इस रिलेशन को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा? तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या कर पाएंगे? तो यहाँ पर क्या है, इन सारे कंडीशंस को लेते हुए, इन सारे प्रोसेस को लेते हुए यूक्लिड्स ने हमें एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा दिया। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर लेमा होता क्या है। क्या समझते हैं हम ये समझ लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा को पढ़ने से पहले कि लेमा क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेमा हम किसे कहेंगे? क्लास 9 पे हमने पढ़ा है। लेमा इज़ व्हाट? इट इज़ अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। ये पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज़ हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूफ होता है, उसको हमें अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे एज इट इज़ हम कंसीडर करते हैं और उसका यूज़ किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे, उन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम कहते हैं व्हाट? लेमा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। तो ऐसा ही एक लेमा यूक्लिड ने हमें दिया। अब यूक्लिड जो होता है, यूक्लिड जो ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअली जो यूक्लिड्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें ज्योमेट्री में दिया है। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस ज्योमेट्री के लिए यूक्लिड ने बहुत सारे लेमा, बहुत सारे स्टेटमेंट्स प्रूफ करके दिए हैं, जिनका आज भी हम यूज़ करते हैं। तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री के फील्ड पे कंट्रीब्यूशन करने के साथ साथ जो नंबर सिस्टम है, जो रियल नंबर्स हैं, उसके लिए भी हमारे लिए एक लेमा निकाल के दिया है, जिस लेमा का नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम क्यों कहते हैं? नाम क्या है इसे? नाम हमने कहा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो नाम आपको समझ आ रहा है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। 3 शब्द है इसमें। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके शब्दों पे जाइए और शब्दों को समझिए तो उसका मतलब समझ आ जाएगा कि उसका बेसिक यूज़ क्या होगा। तो यूक्लिड्स क्यों बोला? क्योंकि इस लेमा को किसने दिया है? यूक्लिड, जो ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसने दिया, इसलिए इसे हमने यूक्लिड्स बोला। डिवीज़न क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लेमा है वो सिंपल, जो नॉर्मल हमारा लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, उस मेथड पे ही बेस है। यानी नंबर्स को डिवाइड करने का ये प्रोसेस बताता है कि नंबर को किस तरीके से हम डिवाइड कर पाएंगे और उस डिवीज़न से हमें क्या मिलता है, उस पर ये आधारित है। इसलिए हमने इसे डिवीज़न बोला। और लेमा क्यों बोला? क्योंकि जो भी स्टेटमेंट इसने दिया है वो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। एज अ लेमा हम उसे कंसीडर करते हैं, यानी कि उस स्टेटमेंट को हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इस पूरे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम हमने क्या दिया? यूक्लिड डिवीज़न लेमा दिया। समझ आ रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमने क्यों बोला इसे? तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्यों बोला? क्योंकि यूक्लिड ने इस लेमा को डिवीज़न के बेस पर हमें
अवेलेबल कराया था, डिवीज़न प्रोसेस के बेस पर आधारित है, इसलिए हमने इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेमा आखिर कहता क्या है, आखिर इसमें क्या बताना चाहता है या किस तरीके की चीज़ों को ये बताना चाहता है, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहता है ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट two unique positive integers q and r such that b is equal to such that a is equal to bq plus r. ये रिलेशन है. What is the relation? That a is equal to bq plus r. Here condition is that, what is the condition? Condition is that where a is greater than b, a जो है b से बड़ा है, a जो है b से बड़ा है, तो हम क्या कह पाएंगे? वी कैन से दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पर भी कंडीशन ये कहता है कि जो रिमाइंडर r मिलेगा दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ये कंडीशन ही हमें आगे बहुत ही काम आने वाला है. इस कंडीशन के बेस पे ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से मैथमेटिकली इस लेमा का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से हमें समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, जो हमने अभी भी पहले देखा था 37 डिवाइडेड बाय 3. उस डिवीज़न को हम इस लेमा पर अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि क्या हमारा वो जो डिवीज़न था इस लेमा पर एप्लीकेबल है. तो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, सो दो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं. ध्यान रखिएगा ये जो लेमा है वो पॉजिटिव इंटीजर पे ही एप्लीकेबल होगा, आप नेगेटिव इंटीजर्स पे नहीं जा पाएंगे. तो ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए. So in between those two numbers a and b there exist two unique positive integers q and r. तो उन दोनों नंबर a और b के बीच में दो यूनिक पॉजिटिव नंबर इस तरीके से होंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एंड इट इज़ द रिमाइंडर इज लेस देन b. ये स्टेटमेंट हमारा कहता है. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट को हम समझ पाएंगे. देखिए थोड़ा एक एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं इस पर, और एग्जाम्पल अप्लाई करने के बाद हम इसे थोड़ा समझते हैं कि ये लेमा कहता क्या है. तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे डिवाइड करने की कोशिश की थी. क्या किया था हमने डिवाइड करने की कोशिश की थी 37 डिवाइडेड बाय 3. 37 डिवाइडेड बाय 3. तो रिज़ल्ट क्या मिला था हमें? रिज़ल्ट हमें ये मिला था, ये था हमारा रिज़ल्ट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 37 है, इस 37 को हमने किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया. तो 37 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 3 जो है, इस 3 को हम क्या बोलेंगे? डिवाइज़र बोलेंगे. 37, ये 37 मेरा क्या हो जाएगा? 37 होगा डिविडेंड. 12 क्या होगा यहाँ पर? 12 हो जाएगा कोशेंट. और ये जो 1 है, ये 1 मेरा क्या कहलाएगा? ये 1 मेरा कहलाएगा रिमाइंडर यानी रिमेन, जो बचा हुआ है. यानी 37 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 1.
अब ये जो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, इस रिज़ल्ट को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर अप्लाई करते हैं। क्या वो लेमा इस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस को सेटिस्फाई करता है? यस, करेगा। किस तरीके से देखिए, तो इस लेमा में अगर इस 3 को हमने ए कंसीडर कर लिया, 3 को क्या कंसीडर कर लिया? डिवाइज़र है, डिवाइज़र को सपोज हमने बी कंसीडर कर लिया, और ये जो 37 है, इस 37 को हमने ए कंसीडर किया, ये जो 12 है, इस 12 को हमने क्यू कंसीडर किया, और ये जो 1 है, इस 1 को हमने आर कंसीडर किया। ठीक है, तो डिवाइज़र हमने बी कंसीडर किया, डिविडेंट हमने ए कंसीडर किया, कोशेंट को क्यू कंसीडर किया, और रिमाइंडर को आर कंसीडर कर लिया। तो जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे हमने रिज़ल्ट देखा था, लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पे हमने रिज़ल्ट क्या देखा था? लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस पे हमने रिज़ल्ट देखा था कि डिविडेंट जो होगा, डिविडेंट इज इक्वल टू, हमने लिखा था डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ये लिखा था लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। क्या लिखा था? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट लिखा था। अब इसी को अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे जाए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 7 है, 37 है, वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो भी हम उस पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के लिए जो कंडीशन है आर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करना चाहें, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगर हम अप्लाई करें, तो इस लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस का जो रिज़ल्ट था, हम उसे इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे। हम ये लिख पाएंगे कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस, यहाँ पर हमें एक एडिशनल चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, वो यूज़ करना पड़ेगा रिमाइंडर। तो यही जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या रिज़ल्ट नज़र आ रहा है? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र प्लस कोशेंट, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी रिज़ल्ट को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। अब इसे लेमा पर अप्लाई करते हैं। सपोज़ मैंने क्या कंसीडर कर लिया, अब इसे ही हम लेमा पर अप्लाई करते हैं। सपोज़ यहाँ पर ए मैंने कंसीडर किया, व्हाट एग्जाम्पल से नज़र आ रहा है 3, बी जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है उसे मैंने कंसीडर किया, ए मैंने कंसीडर किया था क्या 37, बी कंसीडर किया है 3, आर क्या चीज़ है मेरे पास, रिमाइंडर 1 है, और क्यू मेरे पास कितना आया था यहाँ पर 12 आया था। तो दिस आर द रिजल्ट, ए 37 है, बी 3 है, रिमाइंडर 1 आर, एंड कोशेंट इज 12. So by Euclid division, by Euclid's division lemma, by Euclid division lemma, what we can say? We can say for any two positive integer a and b, we can say a is equal to bq plus r. दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 37 इज इक्वल टू बी क्या है मेरे पास 3, क्यू क्या है मेरे पास 12, प्लस रिमाइंडर क्या है 1. तो ये मेरा हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस। यानी कि अगर मैं 12 में 3 मल्टीप्लाई करूँ मुझे क्या मिला 37 मिला, प्लस 1 मिला, तो 37 में 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया 12 इंटू 3 किया 36 मिला, 36 में 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया 37 मिल गया। तो सेम चीज़ मुझे लेमा पे मिला। अब यहाँ पर एक मेन कंडीशन जो यूक्लिड ने दिया था वो कंडीशन ये दिया था कि जो रिमाइंडर r है, ये रिमाइंडर r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन ये कहता है कि मेरे एग्जाम्पल पे जो r है वो r क्या है 1 है, कंडीशन पे एग्जाम्पल पर r क्या है 1 है।
तो 1 देख सकते हैं दैट 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b क्या है देखो यहाँ पर, b क्या मिला हुआ 3 था। तो रिमाइंडर जो है, जो भी हमें 37 में 3 डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिला वो आया 1। तो 1 क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यानी कि 3 से छोटा है। समझ आ रहा है? तो ये जो लेमा है हम किसी भी डिवीज़न, किसी भी लॉन्ग डिवीज़न के लिए हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिमाइंडर क्या था, एक नॉन ज़ीरो नंबर था। रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ऐसे ही अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तब भी हम उस पर हम डिवीज़न अप्लाई कर पाएंगे। क्यों अप्लाई कर पाएंगे, वो इसलिए अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसने ये बोला है कि जो रिमाइंडर है, क्या बोला है इसने, यहाँ पर ये बोला है कि जो रिमाइंडर है वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा है वो इसीलिए लगा है कि अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए उस कंडीशन में भी ये लेमा हम उस पर अप्लाई कर सकें। देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि हम किस तरीके से इसे अप्लाई कर पाएंगे अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है फिर भी। तो पहले वाले एग्जांपल पे जाते हैं। 37 के पहले मैंने एक नंबर लिया था, उस नंबर, कौन सा नंबर लिया था, तो 37 के पहले मैंने एक नंबर लिया था, नंबर था मेरा 36। नंबर क्या था मेरा, 36 था। इस 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या मिला था मुझे, 12 मिला था। 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिला था, 12 मिला था। 12 मिला, क्वेश्चन 12, रिमाइंडर 0। सो लेट्स सी, विल अप्लाई हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। ए मेरा क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर, 3, 36, 12 एंड 0। तो यहाँ से ये जो 36 है, इस 36 को हम क्या कंसिडर करेंगे, बी कंसिडर करेंगे। 3 मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मिला हमें। तो अलग अलग चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 क्या मिला मुझे, 12 है Q, 0 क्या है मेरा, R है, ठीक है। 36 क्या है मेरा, A है, 3 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, अप्लाई करने से हमें ये मिला, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखते हैं, तो ए मेरा क्या चीज़ है, 36 है, बी क्या है 3, क्यू क्या है मेरे पास 12 है, रिमाइंडर क्या मूल्य मिला 0 मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन में, कंडीशन क्या कहता है इसका कंडीशन ये कहता है कि आर का कंडीशन यहाँ ये कहता है कि जो रिमाइंडर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इस प्रोसेस पे, इस डिवीज़न पे हमें जो रिमाइंडर 0 मिल रहा है वो क्या हुआ। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ लेस देन बी। बी क्या, बी क्या है मेरा यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर 3 है। तो अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 भी आता है, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रिमाइंडर अगर मेरा 0 भी आता है तो उस कंडीशन में भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो फाइनली ये 2 एग्जाम्पल देखने के बाद हमको ये मालूम चलता है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ही है जिसे दूसरे रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसे दूसरे तरीके से हमें बोलने को दिया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को ही हमने दूसरे तरीके से एक यूज़ किया है, दूसरे भाषा में दूसरे तरीके से हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। समझ आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर पाएंगे और कहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होता है। तो मैं एक बार रिवाइज कर दूँ आप लोगों के लिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। 2 पॉजिटिव इंटीजर में एप्लीकेबल होता है। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा उस पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर पाएंगे। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में एक इंटीजर a, एक इंटीजर b है, तो एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर आप बड़े वाले इंटीजर को छोटे वाले इंटीजर से डिवाइड करें
तो वो दो इंटीजर्स a और b जो हैं उनके बीच में फिर से हमें दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q और r इस तरीके से मिलता है कि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। कौन सा कंडीशन? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस लेमा को किस तरीके से मैथमेटिकल हम अप्लाई कर पाएंगे या मैथमेटिक्स में किस तरीके से इस लेमा का यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जिसके बेस पर हम इस लेमा को समझ सके कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक और आर.डी. शर्मा, इसके अलावा और भी जो दूसरे बुक्स के दूसरे राइटर्स के क्वेश्चंस हैं वो साथ में हम करते जाएंगे। तो लेट्स सी, क्वेश्चन देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। ओके, लेट्स सी, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि शो दैट एनी टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी और पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हमको यह प्रूफ करना है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो इवन फॉर्म होगा वो 2q के फॉर्म में होगा और उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ऑड फॉर्म होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यहाँ पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सॉल्व है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होगा और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। लेट्स सी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसे कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम किस तरीके से इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें इस पर अप्लाई करना है। एक बार फिर से हम स्टेटमेंट देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं, उसे हम उनके बीच में दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r ऐसे होंगे दैट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ पर जो रिमाइंडर है दैट इज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेट a एंड b एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो a और b यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई कर रहे हैं। तो a क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन b हम यहाँ पर दिख रहा है। जो क्वेश्चन, जो फॉर्म हमको दिया हुआ है, इस फॉर्म पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस फॉर्म पे देखिए हमें नज़र आ रहा है 2q। क्या नज़र आ रहा है? 2q नज़र आ रहा है। तो b की जगह हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? हम यहाँ पर b की जगह हम कंसिडर कर सकते हैं 2। तो हमने क्या लिखा है? लेट a एंड 2b टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ आ रहा है 2 कहाँ से आया? 2 इस तरीके से आया। इसको समझ लेते हैं। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है उस लेमा के अनुसार क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो हमने क्या कंसिडर किया? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है हमें नहीं मालूम, ठीक है। बी क्यू प्लस आर क्या है वो भी हमें नहीं मालूम अभी। तो फिलहाल इन फॉर्म को देखें तो यहाँ से q के साथ कौन सा मल्टीपल आ रहा है? q के साथ 2 आ रहा है। तो हम इसे कौन से फॉर्म में लिख पाएंगे? हमें लिख पाएंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस आर के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अगर इस लेमा से हम कंसिडर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि b की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे? b की वैल्यू हमारे पास मिलती है 2। इसलिए हमने क्या कहा? इसलिए हमने कहा कि लेट a एंड 2 एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे? वो इस तरीके से होंगे। लेमा अप्लाई करते हैं। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स such that what we can say here, such that a is equal to 2q plus r। क्या कह पाएंगे हम? such that a is equal to 2q plus r।
कहाँ से लिखा? बाय यूक्लिड्स डिवीज़न, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। कहाँ से लिखा हमने? यूक्लिड डिवीज़न लेमा से लिखा। a इज इक्वल टू 2q प्लस r। कंडीशन लगा सकते हैं ये। क्या कंडीशन लगा दिया? वेयर r दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, लेस देन b। b क्या है हमारे यहाँ पर? b हमारे पास है यहाँ पर 2। तो r हमने कंसिडर किया दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ लेस देन b। ये हुआ। तो इस रिमाइंडर के कंडीशन पर अगर हम ध्यान दें तो r के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या मिल पाएंगे हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? इस रिमाइंडर r का पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लिया। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r? द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r विल बी 0 एंड 1। क्या क्या हो जाएगा? 0 और 1। 2 नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि r की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 2, यानी 2 तक नहीं जा सकती। r की वैल्यू हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर r के 2 ही वैल्यूज़ मिलेगा, यानी रिमाइंडर के 2 वैल्यू मिला। एक वैल्यू मिला 0 और दूसरा वैल्यू मिला 1। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम इस कंडीशन पे, इस स्टेटमेंट पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन सा फॉर्म मिलता है। सो लेट्स सी केस नंबर 1। Case number 1. What is case number 1? Case number 1 is what? When r is equal to 0, r की वैल्यू 0। तो जब r की वैल्यू 0 है तो a क्या मिल जाएगा हमें? a मिल जाएगा a is equal to 2q plus 0। सो फाइनली a is equal to में क्या मिलेगा? 2q। ये फॉर्म मिला हमें। क्या मिला फॉर्म? a is equal to 2q। कब मिला? जब r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। ऐसे ही केस नंबर 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2 पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेकेंड केस। व्हाट इज सेकेंड केस? सेकेंड केस इज व्हाट? व्हेन r इज इक्वल टू 1। तो जब r 1 है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? अप्लाई करते हैं कंडीशन पे। सो a इज इक्वल टू 2q प्लस r की वैल्यू कितनी आई? r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। सो दिस इज सेकेंड फॉर्म, दिस इज सेकेंड फॉर्म। a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब ये जो 2 फॉर्म आए, इन दोनों फॉर्म को अगर आप गौर से देखें तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें कौन सा फॉर्म इवन है और कौन सा फॉर्म ऑड है। कैसे देख पाएंगे? देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वाले फॉर्म पर अगर आप ध्यान दें तो इस फॉर्म पर जो 2 है, जो q है वो 2 का मल्टीपल है। q क्या है? 2 का मल्टीपल। और ये हमें ये मालूम है कि कोई भी इवन नंबर जो होता है वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इवन नंबर किसके फॉर्म में होगा? 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें 2q वाला फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म होगा? ये वाला फॉर्म इवन फॉर्म होगा। और वैसे ही अगर एक इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दें, इवन नंबर पे अगर 1 प्लस कर दें तो जो उसका रिज़ल्ट मिलता है वो ऑड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्म आया है 2q प्लस 1 वाला फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म होगा? ये ऑड फॉर्म होगा। ठीक है। किस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम इसे समझना चाहें तो कैसे समझ पाएंगे? देखिए, सपोज़ माना कि मैंने एक नंबर लिखा 4। नंबर क्या लिखा मैंने? 4। आपको मालूम है ये इवन नंबर है, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2। एक हमने एक और इवन लिखा है सपोज 6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। एक और नंबर सपोज मैंने लिखा 8। इसको मैं क्या लिख पाऊँगा? 2 × 4। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, आप एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो भी इवन नंबर होंगे, आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए। सपोज़ मैंने लिया 120, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 60। तो हर एक जो इवन नंबर होता है वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इवन नंबर किसके फॉर्म में होगा? 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म आया है a इज इक्वल टू 2q, ये कैसा फॉर्म होगा? इवन फॉर्म होगा। अब a जो इवन फॉर्म आए हैं, इवन नंबर्स आए हैं, सब में अगर आप 1 ऐड करते जाएं, क्या कर दें? सब में 1 ऐड कर दें,
ये सारे के सारे मेरे इवन नंबर थे 4, 6, 8, 120। अब इनमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, सपोज़ 4 + 1 क्या मिल जाएगा 5, 6 + 1 क्या मिल जाएगा 7, 8 + 1 क्या मिल जाएगा 9, 120 + 1 क्या मिल जाएगा 121। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो नंबर्स मुझे मिले इवन नंबर में 1 ऐड करने से वो सभी के सभी कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो हमने ये देखा कि 2q जो है वो इवन फॉर्म था, उसमें 1 ऐड किया गया, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कौन सा फॉर्म रहेगा, वो रहेगा मेरा ऑड फॉर्म। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए जो a हमने a को ही कंसीडर किया और b को हमने अगर 2 कंसीडर किया, तो उसके लिए जो इवन फॉर्म होगा वो 2q होगा और जो ऑड फॉर्म होगा वो 2q + 1 होगा। समझ आ रहा है कैसे हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा यहाँ पर अप्लाई किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करके हम स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। सो अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q और 3q और 3q + 1 और 3q + 2। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म कैसे होगा, 3q होगा, 3q + 1 होगा, 3q + 2 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे, लेट्स सी। फिर से हम इसे देखते हैं, सेम चीज़ करते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिख लिया, सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में लेट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, let any 2 positive integers are a and what is second one b, what will consider here 3। b को हमने क्या कंसिडर किया 3। कैसे कंसिडर किया, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि b की वैल्यू 3 कैसे होगी। तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर लिया, एक वैल्यू a और दूसरी वैल्यू b, जो कि किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। सो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो बाय Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, by Euclid division lemma what we can say, we can say here that a is equal to bq plus r। ये होता है रिजल्ट, a is equal to bq plus r। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमारे पास b क्या है, b क्या है 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3, where q is some integer, where q is some integer। तो यहाँ पर q जो है कोई भी एक इंटीजर होगा, हमें नहीं मालूम कौन सा इंटीजर है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला a is equal to 3q plus r। अब यहाँ पर ये भी हम कंडीशन लगाएंगे कि जो r होगा ये r कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, लेस देन b मीन्स व्हाट, इट इज़ लेस देन 3। ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बेस पर हम इसके फॉर्म को प्रूफ कर पाएंगे। तो r यानी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन 3 होगी। फिर से वही काम, r के पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या क्या मिल जाएंगे, 0, 1 एंड 2। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r। यहाँ से दिन नज़र आ रहा r की जो वैल्यू है 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। सो द वैल्यूज़ आर 0, 1 एंड 2। लेट्स सी नाउ द सेम थिंग, वी विल अप्लाई द वैल्यूज़ ऑफ r इन दिस कंडीशन। सो केस नंबर 1, फर्स्ट केस, केस नंबर 1, व्हाट इज़ फर्स्ट केस, व्हेन रिमाइंडर r इट इज़ इक्वल टू 0। क्या है पहला केस, पहला केस ये है कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। तो जब r की वैल्यू 0 है तो a हमें क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, दैट मीन्स इट इज़ a इज इक्वल टू 3q। दिस इज फर्स्ट फॉर्म। a क्या मिलेगा हमें
3 को क्या वैल्यू मिलेगा। सेकंड कंडीशन लगाते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2? केस नंबर 2 इज व्हाट? व्हेन r रिमाइंडर इज 1। सो इस कंडीशन में a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। दिस इज सेकेंड कंडीशन, a is equal to 3q plus 1. Now let's see, we'll apply the third condition. So case number 3. Case number 3 में क्या होगा? When r is equal to what? 2. When r is equal to 2, so a is equal to 3q plus 2. This is our third form. So these are the different forms for any two positive integer a and 3। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर a और 3 लिया तो उसके लिए जो पॉसिबल फॉर्म्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 3q होगा, 3q प्लस 1 होगा और 3q प्लस 2 होगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है और उस यूक्लिड डिवीज़न लेमा को किस प्रकार से हम मैथ्स के सॉल्व पे, मैथ्स के क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस पे, इन यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका उस डाउट को क्लियर करेंगे और अगर कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे हमें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।